गुड मॉर्निंग क्लास 6। टुडे वी रीड हिस्ट्रीज लेसन डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। आज भारत एक बहुत ही लार्ज कंट्री है। ये स्टिल लार्जर था जब कैरोलिथिकल एज की थी, क्योंकि ये कंप्राइज कर रहा था जो टेरिटोरीज थे। टेरिटोरीज मतलब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में, टेरिटोरी क्षेत्र। तो वो अब इंडिया के अंदर थे, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और कुछ पार्ट्स थे म्यांमार के। इसलिए ट्रूली जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सारे के सारे जो क्षेत्र वगैरह थे वो शामिल हो गए थे। एक लार्ज एरिया के अंदर ये देखा जाता है। सिविलाइजेशन के डिफरेंट प्लेसेस भी थे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी हम लोगों ने देखे हैं। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि स्टोन एज फॉलोअर हो रही थी कॉपर एज के द्वारा हड़प्पा सिविलाइजेशन में इन द नॉर्थ वेस्ट। और वो आए थे ये जानने के लिए कि आयरन हम लोग पढ़ चुके हैं एज दे केम टू नो अबाउट आयरन मच लेटर। आयरन के बारे में और ज्यादा जानने के लिए वो बाद में आए, जबकि जब सेटलमेंट हुआ साउथ में डेक्कन में, तो वो ये पता चला कि कैसे स्टोन का जो कंटिन्यूसली यूज हुआ और यहाँ तक कि उन्होंने आयरन को भी फाउंड किया। इसीलिए कॉपर एज के लिए ये देखा गया कि कॉपर एज लोगों के द्वारा देखा नहीं गया कि कॉपर एज का कोई भी एक्सिस्टेंस भी था। इसीलिए वी फाइंड टू डिस्टिंक्ट डेवलपमेंट इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्ट एंड डेक्कन। तो हमने टू डिस्टिंक्ट डेवलपमेंट्स देखी टू डिफरेंट पार्ट्स में, हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ वेस्ट में और डेक्कन में। तो अब हम लोग इसके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है इन्फोबाइट्स। अर्ली वैदिक पीपल जो थे उनको नॉलेज नहीं थी लेटर्स को, मतलब लेटर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इसीलिए स्टूडेंट जो थे वो लर्न करते थे हार्ट के द्वारा। हार्ट के मतलब के द्वारा, अपने मन के द्वारा वो उनको याद करते थे। जैसे कि वो टीचर जिस तरह से उनको गाइड करता तो वो उसको अपने मन में याद कर लेते और बाद में उसको बिना एक भी वर्ड को मिस किए वो उसको सुना भी देते थे। फॉर 100 of years ऋग्वेदा पास डाउन बाय वर्ड ऑफ माउथ। 100 of years में ऋग्वेदा जो था वो माउथ के द्वारा बोला जाता था। फाइनली ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। नाउ इज वैदिक एज। हड़प्पा सिविलाइजेशन नीचे गिरती चली गई 1500 बीसी में, और एक कोइंसिडेंस हुआ कि उसी टाइम में आर्यंस यहाँ पर आए थे। अब आर्यंस कौन थे वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस उनका व्यू ये होता है कि आर्यंस यहाँ पर आए, यहाँ पर आक्रमण किया और उन्होंने हड़प्पा टाउन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए ये एक अनिश्चित भी है कि कहना, हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ होगा, मीन्स इट मीन्स भी कि इसमें सिर्फ सपोज किया गया है। तो ओरिजिन जो था आर्यंस का, वो इसका उद्देश्य यही था कि कुछ जो स्कॉलर्स थे वो अनुमान लगाते थे। कुछ मानते हैं कि आर्यंस जो थे वो इंडिया में ही बसे हुए थे, जबकि कुछ स्कॉलर मानते हैं कि आर्यंस बिलोंग करते थे सेंट्रल एशिया में। वो यूरोप में चारों तरफ फैल गए थे और एशिया में भी इन सर्च ऑफ पास्टर्स एंड वर टाइप ऑफ नॉमेडिक रेस। नॉमेडिक रेस बोलते हैं बंजारे, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पे बंजारे टाइप में रहने लग गए थे। बाद में उन्होंने एक जनरली एक चीज जगह पर जो है खुद का एक्सेप्टेड किया कि वहां पर वो रहते थे। लोग जो इंडिया से आए थे उनको इंडो आर्यंस बोला जाता था। वो लंबे थे और गोरे थे और उनके फीचर्स जो थे वो शार्प थे और वो ताकतवर थे। कई इंडियंस, पर्शियन और यूरोपियंस क्लेम करते हैं कि उनके जो वंशज थे आर्यंस के, कौन थे? जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, टॉल और फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो वो उन लोगों को ये समझते थे कि आर्यंस के वंशज है और कंसीडर करते थे अपने आप को वो सुपीरियर, क्योंकि आर्यंस जो थे वो बहुत ही सभ्य और कल्चर थे दूसरों की तुलना में अगर किया जाए तो। नाउ इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एज वैदिक एज मानी जाती थी क्योंकि चीफ सोर्स इंफॉर्मेशन का था वो था वैदिक लिटरेचर। वी नाउ टर्न योर पेज। हम डिवाइड कर सकते हैं वैदिक एज को टू पीरियड्स में, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज। वैदिक एज लास्ट एज जो थी वो अबाउट 1000 ईयर्स थी। जो पीरियड था 1500 बीसी से 1000 बीसी वो रिगार्डेड किया गया था अर्ली वैदिक एज में, जबकि जो पीरियड था 1000 बीसी टू 600 बीसी वो रिगार्डेड किया था लेटर वैदिक पीरियड में। चीफ सोर्स इंफॉर्मेशन का माना जाता था अर्ली वैदिक एज जो था ऋग्वेदा, वेद। ये रीजन था कि इस एज में सिर्फ ऋग्वेद जो था वो कंसीडर किया जाता था। जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का लेटर वैदिक एज, उसी के साथ में इंक्लूड किए गए थे 3 दूसरे वेदास उसी के एडिशन में। किसके एडिशन में? ऋग्वेदा के। तो ये 3 वेदास जो थे सामवेद,
यजुर्वेद और अर्थवेद, यानी कि पहले ऋग्वेद तो था ही था, उसके बाद में इन 3 वेद को भी शामिल कर दिया गया, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इसी एडिशन के साथ में 4 वेदास जो थे वो अदर लिटरेचर जो थे वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माने जाते थे, इंक्लूड्स द ब्राह्मणास, यानी कि ब्राह्मण भी उसके साथ में मिले हुए थे, आर्यनक्स थे और उपनिषद से। ऑल दीज आर रिलेटेड टू द वेदास, ये सारे वेदास से रिलेटेड है। ऑल दीज टूगेदर आर कॉल्ड द वैदिक लिटरेचर, ये सभी एक साथ जो है वैदिक लिटरेचर के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि वेदास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स है, तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला बार आता है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा सबसे चारों वेदा में सबसे पुराना वेद माना जाता है। ये माना जाता है इट वॉज कंपोज बाय नो मैन, यानी कि ये किसी भी इंसान के, मनुष्य के द्वारा कंपोज नहीं किया गया है, ये एक्सेप्टेड किया गया, ये प्राइमरी सोर्स है सभी नॉलेज का और विजडम का। ये कंटेंट्स करता है 1028 ह्यूमंस मीन्स भजन इन द प्रेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस, यानी कि भगवान के लिए उनकी प्रशंसा में जो भी भजन गाए हुए हैं वो सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं, और ये डील करता है सभी हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसके साथ में। नाउ इज सामवेदा। सामवेदा कंप्राइज करता है स्पेशल सॉन्ग जो कि गाए गए हैं सर्टन क्लासेस ऑफ प्रीस्ट ड्यूरिंग अ यज्ञ, यानी कि यज्ञ के टाइम में जो कुछ भी पुजारी वगैरह जो होते हैं ना, उनके लिए उसमें स्पेशल सॉन्ग जो है वो संग किए गए, गाए गए हैं। यजुर्वेदा। यजुर्वेदा एक कलेक्शन है ह्यूमंस का भजन का, जिसमें ये फॉलोड किया गया ऑर्डिनरी भजन विच वर इंस्पायरेबल पार्ट ऑफ द आर्यन वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमेशा आर्यन वे ऑफ लाइफ के साथ में रहने वाले, साथ में चलने वाले जो भी भजन वगैरह थे ना जो बोले जाते थे यजुर्वेदा में, वो उसमें कलेक्शन किया गया है। नाविस अर्थवेदा। अर्थवेदा एक कलेक्शन है सॉन्ग्स का, मंत्र का और मैजिकल चार्म्स का, जो रिलेट होता है डिवाइन पावर्स, देवी शक्ति के साथ में। इट ऑल्सो डील्स विद जनरल एंड मेडिकल साइंस, इसके साथ में इसमें जनरल और मेडिकल साइंस के बारे में भी लिखा हुआ है। द ब्राह्मण्स आर कमेंट्रीज ऑन द वेदास इन प्रोज। ब्राह्मण्स भी इसके अंदर व्याख्या करते हैं वेदास की, जो गद्य वगैरह लिखी हुई थी, जैसे आपकी हिंदी में आते हैं गद्य पद्य, तो उसी तरह से जो गद्य वाली जो चीज थी उसके ब्राह्मण हमेशा जो उसकी व्याख्या करते हैं। आर्यनक्स कोड ऑफ कंडक्ट है हर्मिट्स लिविंग इन फॉरेस्ट, जो कि जिस तरह से जीवन यापन करते हैं ना फॉरेस्ट के अंदर, उसके अंदर उसमें लिखा हुआ है। उपनिषद डील करता है डिफरेंट थ्योरी जो इंडियन फिलोसॉफी की है, जैसे कि कर्मा, माया और मुक्ति। कर्मा कर्म, माया जो भी संसार की मोह माया, और मुक्ति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानना। इन एडिशन टू द अबाउ, द रामायण एंड महाभारत आर वंडरफुल एपिक्स विच थ्रो लाइट ऑन द लेटर वैदिक एज। इसी के साथ में जब हमने ऊपर जो सब कुछ पढ़ा है उसमें रामायण और महाभारत भी वंडरफुल स्पाइक्स है, जिससे कि लेटर वैदिक एज के बारे में भी बहुत हमें देखने को मिलता है। रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, जबकि महाभारत जो वेदव्यास के द्वारा लिखी गई है, वेदव्यास। इन्फोबाइट्स। अब आपको यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है रामायण और रामचरित के बीच में। फॉर्मर रिटर्न किया गया था वाल्मीकि संस्कृत भाषा में ड्यूरिंग द वैदिक एज, जबकि लेटर जो रिटर्न किए गए थे तुलसीदास का उसके बाद में किया गया, इसलिए ये डील है लाइफ और टाइम्स है लॉर्ड रामा के बारे में, ओके, भगवान राम के बारे में। नाउ इज अराइवल ऑफ द आर्यंस। आर्यंस का यहाँ आना। आर्यंस ने क्रॉस की थी माउंटेन्स पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट में, और फर्स्ट वो सेटल हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो प्रेजेंटली अभी ये एरिया जो है वो जोड़ता है पंजाब सिंध को, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान की तरफ, नॉर्थ और पाकिस्तान, एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वो भी पाकिस्तान की तरफ है। यहाँ पर 7 रिवर्स जो थी इस एरिया के, देयर वर 7 रिवर्स इन दिस एरिया, आफ्टर विच दे कॉल्ड दिस एरिया सप्त सिंधु। सप्त सिंधु इसको क्यों बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर 7 रिवर्स जो थी वो इस एरिया के अंदर फ्लो करती थी। दे हैड टू फाइट विद द नेटिव द्रविड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने फाइट की थी नेटिव द्रविड्स के साथ में बहुत ही लंबे टाइम पीरियड के साथ में, और जब ये एंड हुआ तो वो हार गए थे। जो फ्रीडम लविंग द्रविड़्स थे वो भाग गए साउथ की तरफ नियर विंध्या हिल, जबकि Those who prefer to live at the same place were taken as slaves and were called Dasyus और दासाद। यानी कि जो वहां पर अगर कुछ लोग थे द्रविड़ जो थे वो भाग गए तो वो तो विंध्या हिल्स पर सेटल हो गए, और जो कुछ लोग वहां पर ठहर गए थे उनको जो है दास यानी कि गुलाम बनाकर रखा गया, उनको दस्यु और दासास बोला जाता था। लेटर वैदिक एज के दौरान आर्यंस ने ऑक्यूपाइड किया था नॉर्थ इंडिया को, प्रेजेंटली कंप्राइजिंग किया था जो टेरिटरीज थी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और अदर नॉर्दर्न
एरियाज को, और उसका नाम उन्होंने बाद में, उस पूरे एरिया का नाम उन्होंने रखा था आर्यव्रता। ये माना जाता है महाभारत की बैटल के दौरान उस एज में वहां पर वो लोग लड़े थे आपस में। इट वॉज एट दिस स्टेज दैट दे फाउंड आयरन। ये वो स्टेज था जहां पर उन्होंने आयरन को फाउंड किया था। नाउ इज क्विज टाइम। क्विज टाइम में सबसे पहला हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक। द पीपल हु केम टू इंडिया आर कॉल्ड इंडो आर्यंस। नाउ सेकेंड इज द ब्राह्मणास आर commentaries on the Vedas in prose. Third, the origin of the Aryans is a subject of much speculation. Fourth, the chief source of information for the early Vedic age is Rig Veda. Fifth is the Ramayana was written by Valmiki. Now is info bites. The horse was brought to India by the Aryans. Horse India में Aryans के द्वारा लाए गए थे. During the early Vedic age, Vedas नहीं लिखे गए थे. They were passed by parents या teachers, जो कि बच्चों को या शिष्यों को उनके माता पिता या गुरु सिखाते थे माउथ के द्वारा, विच दे वर रिक्वायर्ड टू लर्न बाय हार्ट, जो कि उन्हें हार्ट के द्वारा वो लोग मतलब अपने मन के द्वारा वो जो है उसको लर्न करते थे. नाउ इज ज्योग्राफिकल एक्सटेंट. यहाँ पर प्रचुर मात्रा में हमने देखा कि रिवर्स, माउंटेन्स और क्षेत्र थे, जिसके द्वारा ये जाना जाता है कि आर्यन सिविलाइजेशन फ्लोरिश हो रही थी एक लार्ज एरिया में, जिसको आर्यव्रता बोला जाता था. हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है यहाँ पर कि हमारी जो स्टडी है इस रीजन में प्रेजेंटली जो कि कंट्रीज है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ ये प्रेजेंटली चली गई है. इन इंडिया दिस एरियाज कवर्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. इंडिया के अंदर ये एरियाज कवर करते थे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में. नाउ इज सोशल लाइफ. अब उनकी सोशल लाइफ आर्यंस की कैसी थी? आर्यंस जो थे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वो नोमैडिक ट्राइब थी, यानी बंजारा टाइप के लोग थे ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज, बट दे लेड अ सेटल लाइफ ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज. यानी कि वैदिक एज से पहले वो एक नोमैडिक ट्राइब थे, लेकिन जब वैदिक एज के बाद में उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो सेटल कर ली थी. वो विलेजेस के अंदर रहते थे जहां पर फैमिली साथ में रहती थी. जो हेड होता था फैमिली का उसको गृहपति बोला जाता था. उसका वर्ड जो था वो फाइनल अथॉरिटी होती थी सभी फैमिली मेंबर्स मैटर्स के लिए. उसी के साथ में उसकी वाइफ, बच्चे और उनकी पत्नियां, अनमैरिड डॉटर्स, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स भी रहती थी. ये एक जॉइंट फैमिली होती थी. सन्स और ग्रैंडसन कंटिन्यू लिव करते थे सेम फैमिली में मैरिज के बाद में भी. और वहां पर जो हम लोग बोल सकते हैं पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, यानी कि वहां पर सिर्फ पुरुष की ही चलती थी. वुमन एंजॉयड अ रेस्पेक्टेबल पोजीशन. वुमन की भी जो पोजीशन थी वो बहुत अच्छी थी. वो एजुकेटेड थी. पर्दा और वेल सिस्टम जो थे वहां पर नहीं थे. ना तो पर्दा प्रथा थी और ना ही वेल सिस्टम था. उनके पास इक्वल पार्टिसिपेशन था सभी रिलीजियस में, और कम्युनिटी रिचुअल्स जितने भी होते थे उसमें वो भाग ले सकती थी और अपना पार्टिसिपेशन भी कर सकती थी. दे कुड नॉट टू बी कंप्लीट विदाउट देयर पार्टिसिपेशन. यानी कि कोई भी धार्मिक कार्य, अगर कोई भी सामुदायिक कार्य हो गया तो बिना औरतों के पॉसिबल नहीं होता था. नाउ इज आश्रम सिस्टम. आर्यंस ने डिवाइडेड किया था लाइफ को 4 डिफाइंड आश्रम के अंदर और पीरियड्स के अंदर. ये आप ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके आगे भी काम आएगा. ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में. ब्रह्मचर्य आश्रम जो था वो फर्स्ट 25 ईयर्स जो लाइफ के हमारे होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति वो स्टडी करता था गाइडेंस, टीचर और ऋषि के जंगल में जाके. यानी कि ये 25 जो हमारी एज की जो 25 होती है, सबसे पहला 25 जो है उसमें अब स्टडी करना जंगल में जाके, किसकी गाइडेंस में? टीचर या ऋषि की गाइडेंस में. He lived in the next 25 years in the गृहस्था. उसके बाद जो नेक्स्ट 25 years जो आते हैं, यानी कि 25 साल के बाद में जब उसके गृहस्थ आश्रम, जैसे नाम से पता चल रहा है ना गृहस्थ आश्रम, उसमें क्या सिग्निफाइंस होता था कि अब वो मैरिड कर सकता है और अपनी फैमिली को बसा सकता है. He was supposed to work and earn money and serve his wife, children and parents. और इसी के साथ वो अपने जो है वाइफ और बच्चों के लिए जो है वो मनी अर्न कर सकता है. ये हो गए हमारे 25 ईयर्स. ठीक है, सबसे पहले जो बच्चा पैदा होता है उसके 25 ईयर्स तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम में. उसके बाद की जो 25 ईयर्स है उसमें वो गृहस्थ आश्रम में जाता है, जहां पर वो मैरिड होता है और अपनी फैमिली को बसाता है. नेक्स्ट 25 ईयर्स जो है वो वानप्रस्थ आश्रम में वो करता है. वहां पर वो कम्युनिटी लाइफ जीता है और इन्वॉल्व रहता है, अपने आप को इन्वॉल्व करता है जो स्टडी है रिलीजियस टेक्स्ट की और कम्युनिटी सर्विस की. और जो लास्ट 25 ईयर्स होता है वो पास करता है संन्यास आश्रम में,
जिसमें वो सारे जो मोह माया वाली चीजें सारी छोड़ देता है और अपना सारा जो टाइम है वो मेडिटेशन में बिताता है फॉरेस्ट और हिल्स में। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इन्होंने ये पिक्स तो जो दी है, सबसे पहला हमारा आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, ये गुरु जो है वो शिष्यों को शिक्षा दे रहा है। नाउ सेकंड इज गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में हमने देखा कि उसने जो है मैरिज की, उसके बाद उसने अपने बच्चों और जो पत्नी के लिए मनी अर्न की। थर्ड इज वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम हमने देखा वो कि वो जंगल की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट इज आपका लास्ट जो है वो आता है हमारा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम है जैसे कि पिक में दे रखा है, देखो आप वो किस तरह से मोह माया को त्याग के अपनी जो है भक्ति के अंदर लग गया है। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे वर्ण और कास्ट आश्रम। टिल देन, थैंक यू।